नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा सभी 8 सीटों पर होगी कांग्रेस की जबरदस्त जीत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोलकाता में भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि झारखंड में विस्फोटक का अवैध कारोबार करने वाले भाजपा नेता हो गए हैं गिरफ्तार। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात के उपचुनाव के हर सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात कांग्रेस का दावा, उपचुनाव की सभी 8 सीटों पर होगी जबरदस्त जीत, बताई यह वजह। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता राज्य की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। जन आक्रोश रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सातव ने कहा कि राज्य में भाजपा पिछले 25 वर्षों से सत्ता में रही, लेकिन किसानों और युवाओं समेत समाज के सभी वर्ग नाखुश हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सभी वर्गों ने यह महसूस किया है कि भगवा दल को वोट देना ऐसी भ्रष्टाचारी सत्ता को समर्थन देना है जो कि बांटो और शासन करो में भरोसा करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का जन आंदोलन राज्य के उपचुनाव से शुरू होगा और स्थानीय निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा, जो कि नवंबर के अंत अथवा दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। लोग भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धड़ानी ने रैली को संबोधित करते हुए गुजरात की विजय रूपाणी सरकार पर लॉकडाउन के दौरान जनता पर आर्थिक मार पड़ने के बावजूद स्कूलों और कॉलेजों की फीस माफ नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि फरवरी में अहमदाबाद के एक स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप के कारण भारी भीड़ जुटना ही गुजरात में कोरोना वायरस के प्रसार की वजह बना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता, भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद लॉकेट चटर्जी, अर्जुन सिंह, राकेश सिंह, भाजपा नेताओं भारती घोष और जयप्रकाश मजूमदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर गैर कानूनी ढंग से विधानसभा जाने और कानून के उल्लंघन का आरोप है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस कैडर की तरह काम कर रही है। यह स्पष्ट है कि सीएम ममता बनर्जी डरी हुई है और इसलिए पुलिस का इस्तेमाल अपने कैडर के रूप में कर रही है। हमारे खिलाफ दर्ज मामले शर्मनाक हैं। उन्हें नहीं पता कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में विस्फोटक का अवैध कारोबार करने वाले भाजपा नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, नवलशाही थाना की पुलिस ने विस्फोटक का अवैध कारोबार करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात डोम चांच के काली मंडा स्थित उनके आवास से हुई। शुक्रवार को आरोपी नेता को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2020 को नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना में पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में भारी मात्रा में उनके वाहन से विस्फोटक बरामद किया था। उस समय मोटरसाइकिल पर 400 पीस पावर जेल विस्फोटक ले जाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में डोबचांच नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड पार्षद नीलकंठ मेहता का पुत्र नवीन कुमार व बेहराडीह निवासी प्रकाश मेहता का पुत्र संदीप मेहता शामिल थे। आरोपियों ने उस समय बताया था कि उक्त विस्फोटक को जयनगर थाना क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस ने बरामदगी को लेकर थाना कांड संख्या 5420 दर्ज किया था। बताया जाता है कि गिरफ्तारी आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि विस्फोटकों की सप्लाई भाजपा नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता के मैगजीन हाउस से हुई थी। देवेंद्र के नाम से डोमचांच थाना के गैठी बाद में मां गंगा एक्सप्लोसिव मैगजीन है। विस्फोटक के अवैध कारोबार में नाम आने के बाद से ही प्राथमिक अभियुक्त देवेंद्र मेहता की तलाश पुलिस कर रही थी। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने बताया कि आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं यह संरक्षणवाद में न बदल जाए, जिसका हमें पहले अच्छा परिणाम नहीं मिला है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिखा। कहीं मेक इन इंडिया की ही
रीब्रांडिंग तो नहीं। राजन ने कहा कि उन्हें अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब क्या है। अगर यह उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है तब यह मेक इन इंडिया पहल की रीब्रांडिंग जैसा ही है। उन्होंने कहा अगर यह संरक्षणवाद को लेकर है, जैसा कि दुर्भाग्य से भारत ने हाल ही में टैरिफ बढ़ाई, तो मेरी समझ से यह रास्ता अपनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको लेकर कोशिश कर ली है। संरक्षणवाद से गरीबी बढ़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रघुराम राजन ने कहा, पहले भी हमारे पास लाइसेंस परमिट राज्य व्यवस्था थी। संरक्षणवाद का वह तरीका समस्या पैदा करने वाला था। उसने कुछ कंपनियों को समृद्ध किया, जबकि वह इसमें हम में से कईयों के लिए गरीबी का कारण बना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच राज्य चुनाव आयोग पर दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संदर्भ में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों से डिजिटल मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी बात रखी। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा शामिल थे। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से कहा कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर राज्य आयोग की तरफ से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, जबकि भाजपा के कई नेता और मंत्री दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रिजेंद्र यादव एक वीडियो में मतदाताओं को पैसे बांटते दिखे हैं और आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रदेश की सरकार ने मंडी कर में कटौती की घोषणा की। पार्टी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने भरोसा दिलाया है कि उपचुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश प्रभारी को भोपाल भेजा जाएगा ताकि तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। इनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने और पाला बदलने के कारण खाली हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिली जमानत, राजद ने इसे चुनावों में जीत मिलने का संकेत बताया। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जानकारी है कि हालांकि राजद प्रमुख लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ दुमका कोषागार मामला अभी बाकी है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को मिली बेल पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल की जीत के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। बिहार युवा राजद के प्रदेश सचिव सचिन यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर लालू यादव को मिली बेल पर खुशी जाहिर की है। साथ ही सचिन यादव ने बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद प्रमुख लालू यादव को जमानत मिलने पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सचिन यादव ने कहा कि लालू यादव को जमानत मिलना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पासवान ने गरीबों और कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताते हुए शुक्रवार को कहा कि पासवान ने सबसे वंचित तबकों को आवाज दी और गरीबों एवं कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की। पासवान के पुत्र चिराग पासवान को शोक संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसने बिहार एवं देश में राजनीति और जनसेवा पर स्थायी छाप छोड़ी। गांधी ने कहा 5 दशकों से अधिक के अपने उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सबसे वंचित तबकों को आवाज दी और गरीबों एवं कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की। सांसद और मंत्री के तौर पर उन्होंने इन तबकों के हितों एवं चिंताओं को पुरजोर आवाज प्रदान की। राहुल गांधी ने कहा, मैं इस मुश्किल घड़ी में आपके और आपके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान कई सप्ताह से यहाँ एक अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके हृदय का सर्जरी हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक पर मामला दर्ज, सिंबल मिलने के बाद उड़ा रहे थे गाइडलाइन की धज्जियां। जी हां दोस्तों, शिवहर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे जेडीयू के निवर्तमान विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सिंबल मिलने के बाद पटना से घर वापसी के समय शिवहर शहर सहित पिपराही चौक पर बगैर अनुमति के जुलूस निकालने और नारेबाजी करने के कारण पिपराही थाने में देर रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फ्लाइंग एस्कॉर्ट की टीम व पिपराही सीईओ के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर पिपराही थाने में देर रात आवेदन देकर निवर्तमान जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देर शाम जुलूस और रैली निकाली गई जिसमें आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पिपराही अंचलाधिकारी के वीडियो मिला है जिसमें जुलूस और रैली भी हजारों लोग और सैकड़ों बाइक शामिल दिखाई दे रहे हैं। एसपी संतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बदली अपनी सीट, जाने अब कहां से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी हलके से आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद के विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट बदल ली है। महुआ से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव इस बार अपनी सीट छोड़कर समस्तीपुर जिले के एक सीट जिसका नाम हसनपुर है, वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जबकि तेज प्रताप यादव की परंपरागत सीट महुआ से राजद के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर मुकेश रंजन चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल इस बात के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप महुआ छोड़कर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन सीटों में फतुहा, मनेर के अलावा हसनपुर सीट की भी बात चल रही थी और अंतिम मुहर इस सीट को लेकर लगी है। समस्तीपुर जिले की इस सीट को तेज प्रताप यादव के लिए फिलहाल सेफ बताया जा रहा है, लेकिन अभी वहां से क्या होता है इसका पता रिजल्ट आने के साथ चलेगा। तेज प्रताप यादव इस सीट के किस दिन नामांकन करेंगे इसकी घोषणा अभी नहीं हो सकी है। मालूम हो कि साल 2015 के चुनाव में पहली बार लालू प्रसाद के दोनों बेटे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और डिप्टी सीएम तथा सीएम भी बने थे। ऐसे में चुनाव से पहले सीट बदलना राजद के विरोधियों के लिए एक मुद्दा बन सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास के निधन पर लालू का ट्वीट, 45 वर्षों का साथ और आप इतनी जल्दी चले गए। जी हां दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास के निधन पर शोक प्रकट किया। कहा कि रामविलास भाई के असामयिक निधन का दुखद समाचार सुनकर अति मर्माहत हूं। विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां आंखों के सामने तैर रही है। याद करते हुए लालू ने कहा कि रामविलास भाई आप जल्दी चले गए, इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार देर शाम दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में निधन हो गया। उनके पुत्र और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। खगड़िया के शहर बन्नी गाँव में एक साधारण परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने छात्र संघ से राजनीति में कदम रखा था। वह जेपी आंदोलन में भी बिहार में मुख्य किरदार थे। वे देश के दलितों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। मृदुभाषी होने के कारण सभी के दिल में उनके लिए जगह थी। पहली बार वर्ष 1969 में वह विधायक बने। वर्ष 1977 में पहली बार मतों के विश्व रिकॉर्ड के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। केंद्र में एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, उनका महत्व समान रूप से बना रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 12,000 करोड़ के लौह अयस्क निर्यात घोटाले का आरोप, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर सवाल उठाती रही है। इसी क्रम में सार्वजनिक संस्थाओं के निजीकरण को लेकर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कहा है कि यह सब अपने दोस्तों की मदद के लिए सरकार कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में बार बार ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों के लिए सत्ता में आई है। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर 12,000 करोड़ के लौह अयस्क निर्यात घोटाले का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विकास के नाम पर मोदी जी भारत के हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, हमारे दूरसंचार और सार्वजनिक उपक्रमों, यहां तक कि रेलवे को भी अपने मित्रों को बेचने का काम किया है। पिछले 6 साल में भाजपा ने अपने चुनिंदा अमीर व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने की मंशा से निजीकरण का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भूल जाती है कि देश के भीतर इन तमाम संस्थाओं का निर्माण कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने नहीं, बल्कि एक भारतवासी की मेहनत और खून पसीने से हुआ है। उन्होंने कहा कि निजी लाभ की इस जुगत के बीच सरकार का 12,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क निर्यात का घोटाला भी सामने आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम बना तो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगा कृषि कानून, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने वादा किया है कि वह उपचुनाव के बाद सीएम बनते ही राज्य में इन कानूनों को लागू नहीं करने का फैसला करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस कानून के माध्यम से पूंजीवादी और कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभान्वित करना चाहती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कमलनाथ ने आगे कहा कि इसलिए इस कानून को किसानों के भविष्य के बारे में सोचे बिना अंधाधुंध तरीके से राज्य में लागू किया गया। किसानों के खिलाफ रईसों द्वारा रची जा रही साजिश, कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। संसद में कृषि कानून पारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा, संसद में किसान विरोधी कानून जिस अलोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए हैं, भाजपा के इरादे को सीधे तौर पर साफ कर दे। इस माध्यम से बड़े घरों को
फायदा पहुंचाना है। किसान ये तीनों कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश का सीएम बन जाने के बाद मैं किसानों के हित में निर्णय लूंगा और इन 3 कानूनों को राज्य में लागू नहीं होने दूंगा। इसके अलावा मंडी कर भी लाया जाएगा। एक न्यूनतम स्तर और मंडियों के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हवा से बनेगा पानी, प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया पर राहुल गांधी का तंज। असल खतरा ये है कि हमारे पीएम समझते नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल ने पीएम मोदी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असली खतरा ये है कि हमारे पीएम समझते नहीं। ये भी सच्चाई है कि उनके चारों ओर कोई नहीं जिससे उनसे कुछ बोलने की हिम्मत हो। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है वह मंगलवार का है। इसमें नरेंद्र मोदी डेनमार्क की कंपनी वेस्टास के सीईओ और प्रेसिडेंट हेनरिक एंडरसन से बात कर रहे हैं। इसमें वे विंड एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें मोदी कह रहे हैं कि विंड एनर्जी टरबाइन के जरिए जहां नमी ज्यादा है वो हवा में से पानी सोख करके अगर साफ पेयजल बना सके तो इससे कई गांवों को पानी मिल सकता है। साथ ही पीएम मोदी ये भी पूछते हैं कि टरबाइन के जरिए हवा से ऑक्सीजन को भी अलग कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इस दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। जवाब में हेनरिक एंडरसन मुस्कुराते हैं और मोदी के इस विषय पर उत्साह को लेकर काफी खुशी भी जताते हैं। साथ ही एंडरसन डेनमार्क आकर इंजीनियर्स को समझाने का न्योता भी पीएम मोदी को देते हैं। वे कहते हैं कि पीएम भारत और डेनमार्क के लिए आइडिया जनरेटर बन सकते हैं। राहुल ने इसी वीडियो को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। इस ट्वीट के बाद बीजेपी भी राहुल को जवाब देने में जुट गई है। राहुल के ट्वीट के बाद स्मृति ईरानी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस संबंध में रिसर्च से जुड़ी खबरें ट्वीट करते हुए कहा कि वक्त मिलने पर राहुल गांधी को इसे पढ़ना चाहिए। वहीं अमित मालवीय ने भी कुछ ट्वीट शेयर कर राहुल को जवाब दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है 8 सीट निकालना। जी हां दोस्तों, गुजरात में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोट का जोर लगाना शुरू कर दिया है। गुजरात बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सांसद CR पाटिल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के पास थी। राज्यसभा चुनाव से पहले इन इलाकों के कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से इन सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी मजबूरन उन 5 विधायकों को फिर से मैदान में उतार रही है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उनका दामन थामा है। यानी कि सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है। इन 5 कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थन देंगे या नहीं, इस बात को लेकर पार्टी भी असमंजस की स्थिति में है। पिछले चुनाव में अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झाला को भी स्थानीय बीजेपी नेताओं की नाराजगी महंगी पड़ी थी और हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात की 8 विधानसभा सीट डांग, मोरबी, वलसाड जिले की कपराड़ा, वडोदरा की करजण, कच्छ की अबडासा, अमरेली की धारी और सुरेंद्रनगर जिले की लीमड़ी सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि धारी, अबडासा, करजण सीट बीजेपी गंवा सकती है, जबकि मोरबी और कपराड़ा सीट पर बीजेपी को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 3 नवंबर को 8 सीटों पर उपचुनाव होगा और 9 अक्टूबर से उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। 16 अक्टूबर को फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। 19 अक्टूबर को फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख है। 3 नवंबर को 8 सीटों के लिए मतदान आयोजित होगा। 10 तारीख को 8 सीटों का परिणाम घोषित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेगी ईएमआई पर राहत। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। रेपो रेट 4% पर बरकरार। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैची चला सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बता दें कि बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली 2 बैठकों में रेपो रेट में 1.15% की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उम्मीद है चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में आ जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सभी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब कोविड रोकने से ज्यादा फोकस रिवाइवल पर है। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ अनुमान नेगेटिव में 9.5% रखा है। वहीं छोटे कर्जदारों के लिए 7.5 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।